हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 4 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं ऊर्जा के स्रोत यानी सोर्सेस ऑफ एनर्जी। और आज का हमारा पहला टॉपिक है जीव द्रव्यमान। जीव द्रव्यमान यानी बायोमास। तो चलिए देखते हैं बायोमास क्या होता है, जीव द्रव्यमान क्या होता है। तो हम लोग इसे ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि पौधों और जंतुओं के शरीर में उपस्थित पदार्थों को जीव द्रव्यमान कहते हैं। जीव द्रव्यमान कहते हैं। अब जैसे पौधों में बात करें तो पौधे आप देखे होंगे, धान गेहूं वगैरह के पौधे जो होते हैं उसमें से जब फसल को अलग कर देंगे, वहां से उसमें से अनाज को जब अलग कर देंगे तो उसमें जो बचेगा, जो उसके अवशेष बचेंगे, वह एक प्रकार का क्या कहलाएगा? जीव द्रव्यमान कहलाएगा। जंतुओं के शरीर में तो जंतुओं के शरीर से जो गोबर निकलता है वह भी आपका क्या है? जीव द्रव्यमान ही है। ठीक है। लेकिन अगर मैं पौधों के जो अवशेष बच रहे हैं, फसल के कटाई के बाद जो अवशेष बच रहे हैं, उस अवशेष को या जंतुओं के शरीर से निकलने वाले गोबर को अगर जलाया जाए, सुखाकर उनको जलाया जाए, जैसे आप जानते हैं कि गोबर से हम लोग सुने हुए हैं कि गाँवों में क्या बनता है, उससे गोईठा बनता है, चिपरी बनती है, और उसको जलाएंगे आप तो आप देखें कि धुआं उत्पन्न होता है ना, बहुत अधिक धुआं उत्पन्न होता है। तो वह एक अच्छा ईंधन नहीं है, लेकिन उसको और सुधार किया जा सकता है, उसमें सुधार किया जा सकता है, और उसी के बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है। अगर आप गोईठा चिपरी वगैरह को जलाते हो तो क्या होता है? बहुत ज्यादा धुआं उत्पन्न होता है और ज्यादा मात्रा में ऊर्जा भी नहीं मिल पाती है उससे, यानी ऊर्जा नहीं मिलेगी क्योंकि उसमें ऊष्मा अधिक नहीं उत्पन्न कर पाता है ना जी। ठीक है। तो उसमें सुधार की आवश्यकता है। अब उसका सुधार हम लोग यहाँ पे करके देखेंगे। ठीक है। तो जीव द्रव्यमानों को डायरेक्ट ना जलाकर हम लोग क्या करेंगे, उसे विघटित करेंगे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो उससे वहां पे हमें गैस मिलेंगे। ठीक है, जिन्हें हम लोग गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं या बायोगैस भी कहते हैं। कैसे विघटित करेंगे इसको समझते हैं। तो हमें क्या करना होगा विघटित करने के लिए? तो हम लोग लेंगे गोबर, है ना, जंतुओं के शरीर से जो निकलता है वह गोबर, और आपके पौधों से जो या फसल कटने के बाद जो पौधों के अवशेष होंगे उनको लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे फसल कटने के बाद पौधों के अवशेष। अच्छा, वनस्पति जो होते हैं उनके अपशिष्ट ले सकते हैं। वनस्पति अपशिष्ट। ठीक है, वनस्पति अपशिष्ट। जैसे मान लीजिए हम पालक का सब्जी बनाने के लिए घर पे लाए, उसमें जो अपशिष्ट कचरा बचा उसको ले सकते हैं, है ना। ऐसे हम लोग सड़ी गली जो सड़ गल जाए आसानी से, वैसे हम लोग ले सकते। आलू का छिलका हो गया, ऐसे जितने भी हुए। और अवाहित मल ले लेते हैं। ठीक है ना जी, वाहित मल ले लेते हैं, जो हम लोग नालों से देखते हैं ना बहता है, वाहित मल ले लेते हैं। तो इनको क्या करेंगे, इन सभी को मिश्रित कर, इन सबको मिश्रित कर देते हैं। मिश्रित कर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटित
विघटित विघटित कर विघटित कर बायोगैस बायोगैस या यूं कहें गोबर गैस बनाया जाता है। अब देखिए गोबर गैस इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें ज्यादा मात्रा में गोबर ही रहता है, ठीक है, इसलिए हम लोग इसे गोबर गैस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो गोबर गैस बनाया जाता है। तो अब हम लोग इसी बायोगैस और गोबर गैस बनाने वाले संयंत्र के बारे में देखेंगे। जो बायोगैस या गोबर गैस बनाने वाला जो संयंत्र है उसको हम लोग किस तरह से लगा सकते हैं, उसके क्या क्या लाभ होंगे, इन सब चीजों के समझेंगे। हानियां तो कुछ नहीं होंगी, इसका हानि कुछ नहीं है, केवल लाभ ही लाभ है। तो चलिए हम लोग अब एक बायोगैस संयंत्र को देखते हैं या गोबर गैस संयंत्र को देखते हैं। चलिए तो देखते हैं हम लोग बायोगैस संयंत्र। बायोगैस संयंत्र, ठीक है, यानी बायोगैस प्लांट, ठीक है। जो आप ये फिगर देख रहे हैं ना, ये बायोगैस संयंत्र ही है, ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। यहां से देखिए दोनों फिगर को आपको समझ में आएगा। इसमें क्या होता है ना कि ईंट की दीवार से प्लास्टिक, ये प्लास्टिक जो ऊपर देख रहे हैं प्लास्टिक का भी बन सकता है, लेकिन एक्चुअली में धरती के नीचे ही खुदाई करके हम लोग ईंट की दीवार वाला इस प्रकार का एक संरचना बनाते हैं, और ये ऊपर से इस तरह से गुंबद जैसा ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक टंकी, ये जो देख रहे हैं ना जिसे हम लोग पाचित्र नाम दिए हैं, इसमें क्या किया जाता है कि गारा को डाला जाता है। अब ये गारा क्या है, तो ये गारा जो होता है ना, जो आपका गोबर हुआ है ना, और पानी के साथ उसको मिश्रित करके या पौधों का जो अपशिष्ट हुआ उन सबको इसमें मिश्रित करके इसमें डाला जाता है, ठीक है। यानी कि उसे गारा कहते हैं, जो मिश्रण होगा इस गारे को इसमें डाला जाएगा, और ये गारा इसमें डाला जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं मौजूद रहता है। तो जब इस पाचित्र में ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो अनॉक्सी सूक्ष्म जीवाणु कुछ होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, वह क्या करेंगे कि इस गारे के जटिल यौगिक को विघटित कर देंगे, और विघटित करने में कुछ समय लगता है। देखिए क्या किया जाता है, पहले गारे को डालेंगे, ऊपर से मिट्टी डाल देंगे, देख रहे हैं ना, मिट्टी ऊपर से डाल देंगे ताकि वो ढक जाए और अंदर यहाँ ऑक्सीजन ना पहुंचे, ठीक है। और ये धीरे धीरे कुछ दिनों में विघटित होकर इसमें क्या बनेगा, तो मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब इसमें गैसें उत्पन्न होगी, और वो यहाँ गैस की इस टंकी में इकट्ठा हो जाएंगे। और इसमें मुख्य रूप से ज्यादातर आपका क्या रहेगा, मेथेन रहेगा। और मेथेन आपको पता है, मेथेन एक अच्छा ईंधन होगा, ठीक है। इस बायोगैस में 75% मेथेन रहता है, और ये आपको पता है अच्छा ईंधन है, वो हाइड्रोकार्बन है ना मेथेन, तो वो बिना जले हुए धुआं उत्पन्न करता है, और उस गैस को हम लोग यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इस गैस का यूज क्या करेंगे, तो जाहिर सी बात है इसको जला सकते हैं, तो यहाँ से जलाकर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, उसे खाना बनाने में यूज कर सकते हैं, और क्या यूज कर सकते हैं, प्रकाश में भी इसकी यूज, लाइटनिंग में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है ना जी। चलिए, और इसमें जो अपशिष्ट बचेगा, यानी कहने का मतलब जब बचा हुआ गारा को हटाना होगा, तो ये जब सड़ गल जाएगा पूरी तरह से, जब ये गैस बन जाएगा, उसके उपरांत हम लोग इसका उपयोग खाद के रूप में भी, उत्तम खाद के रूप में भी किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए इन सब चीजों को लिखते हैं और इसको समझते हैं। तो लिख सकते हैं इसमें कि यहां पर बायोगैस संयंत्र ईंटों, प्लास्टिक का भी बन सकता है, ठीक है, ईंटों, लेकिन ज्यादातर ईंट का ही बना होता है। ईंट से बना एक, अभी देखा था ना मैंने, एक टंकी जैसी दिखाई थी, वो भी आपका बायोगैस संयंत्र था, लेकिन ईंट वाला ज्यादा बेहतर रहेगा। बना एक गुंबद रूप संरचना है। गुंबद जैसी संरचना है ना, देख रहे हैं ना। इसमें क्या किया जाता है, तो लिख सकते हैं कि गोबर और पानी का गारा है ना, पानी का गारा
मिश्रण टंकी में बनाया जाता है, या बाहर से भी घोल के आप डाल सकते हैं। ठीक है, बनाया जाता है। इसमें लिख सकते हैं जहां से यह किसमें चला जाता है, पाचित्र में ना, पाचित्र में पहुंचता है, पहुंचता है। पाचित्र, पाचित्र एक ऐसा बंद कोष्ठक है या कोष्ठ है जिसमें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है, रहता है, या ऑक्सीजन नहीं रहता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है तो लिख सकता है कि अनॉक्सी, अनॉक्सी सूक्ष्म जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु, बहुत सारे जीवाणु होंगे ना तो जीवाणुओं कर देते हैं, जीवाणुओं जिन्हें, अनॉक्सी की बात हो गई तो जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती होगी, जिन्हें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, गोबर, गोबर गारा के जटिल मिश्रण या जटिल यौगिक कह सकते हैं, वो जो यौगिक ही ना होगा, जटिल यौगिकों को विघटित, विघटित करती हैं, विघटित करती हैं। कौन? ये जो आपके सूक्ष्म जीवाणु हैं, ये विघटित करती हैं। इसमें कुछ समय लगता है तो हम लोग लिख सकते हैं कि विघटन प्रक्रिया में या विघटन प्रक्रिया को पूरा करने में, पूरा करने में कुछ दिन लगते हैं, कुछ दिन लगते हैं, और तब यह कौन कौन से गैस उत्पन्न होंगे तो लिख सकते हैं तब यह मेथेन, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फाइड जैसे गैसों, गैसों को उत्पन्न करती हैं विघटन के फलस्वरूप, और उस गैस को इस टंकी में, गैस की टंकी में इकट्ठा किया जाता है और फिर पाइप के द्वारा उसे उपयोग के लिए भेजा जाता है। तो लिख सकते हैं कि बायोगैस, बायोगैस या गोबर गैस भी कह सकते हैं, बायोगैस को पाचित्र के ऊपर, देख रहे ना, पाचित्र के ऊपर, पाचित्र के ऊपर गैस टंकी में जमा किया जाता है, में जमा किया जाता है। जाहिर सी बात है वो गैस होगा तो ऊपर उठेगा ना जी, तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ये जमा किया जाता है जहां इसे पाइप या पाइपों द्वारा उपयोग के लिए
उपयोग के लिए भेजा जाता है। ठीक है, उपयोग के लिए आगे इसे भेज दिया जाएगा। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ गैस निकास यहाँ से हो जाएगा, जहां से अब जो नहीं कि एक ही पाइप लगाओ, बहुत सारे हमें जितने यूज होंगे उसी के हिसाब से हम लोग पाइप लगा देंगे। ठीक है, अब देखो इसमें जो बायोगैस की बात कर रहे हैं, इस बायोगैस में ज्यादातर मेथेन आता है, 75% मेथेन आता है। लिख सकते हैं कि चूंकि बायोगैस में 75% मेथेन होता है, लगभग 75% मेथेन होता है। अतः बायोगैस एक उत्तम ईंधन है। यह एक क्या है? बायोगैस एक उत्तम ईंधन है। और उत्तम ईंधन के बारे में जानते हैं, उत्तम ईंधन जो होगा बिना धुआं दिए जलेगा, उसमें धुआं उत्पन्न नहीं होगा, उत्तम ईंधन है। ठीक है, इसमें धुआं उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, तो अच्छा ईंधन होगा ये। अब फिर जो गारा बचेगा, है ना, ये सब प्रक्रिया होने के बाद जो गारा बचेगा तो कुछ समय अंतराल बाद उसे हटा लिया जाएगा और वो खाद के रूप में इस्तेमाल होगा। तो लिखेंगे बचा हुआ गारा। तो बचा हुआ गारा तो अब सड़ गल गया ना जी, तो सड़ गल गया तो खाद के रूप में उसका प्रयोग होगा। नियमित समय अंतरालों, क्योंकि देखो फिर मुझे गैस इसमें बनाना होगा ना जी, फिर से हमें डालना होगा गारा, तो इसको निकालना पड़ेगा ना इसमें से, और निकालकर उसका हम लोग उपयोग फेंकेंगे नहीं, उसका उपयोग खाद के रूप में भी कर सकते हैं। समय अंतरालों पर हटाया जाता है और इसका उपयोग उत्तम खाद के रूप में होता है। तो देखिए इसके लाभ ही लाभ है। अगर बाहर अगर ये सड़े ऑक्सीजन के अभाव में तो मीथेन बनेगा, और मीथेन जब वायुमंडल में जाएगा तो ग्रीन हाउस गैस है, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो उससे गड़बड़ी होगी हमारे वायुमंडल में। अच्छा, और इसका देखो यहाँ पे उपयोग भी हो जा रहा है, और इससे जो निकल रहा है अपशिष्ट उसका उपयोग हम लोग खेती में खाद के रूप में कर ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जो खाद बनेगा ना, तो इस खाद में हमें जो आवश्यक पदार्थ है, खाद में क्या क्या होते हैं, नाइट्रोजन हुआ, फास्फोरस हुआ, वो भरपूर मात्रा में रहता है, जिससे क्या होगा, नाइट्रोजन से पौधे हरे भरे रहेंगे। देखते होंगे ना आप जो यूरिया खरीदते हो, यूरिया में आपको देखते होंगे उसके पैकेट पे लिखा होता है 80% नाइट्रोजन, 70% नाइट्रोजन, वो पौधों को हरा करने में मदद करते हैं। ठीक है, फास्फोरस की भी मात्रा उसमें लिखी रहती है। तो ये तो उत्तम खाद है ना जी, और ये इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, ऑर्गेनिक खेती हो जाएगी आपकी, है ना, फसल बहुत अच्छा होगा, वो खाइएगा तो आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। यूरिया वाला खाइएगा तो ये हमें शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। ठीक है, तो इसका हम लोग अगर प्लांट हर एक गांव में लगाएं, हर एक घर घर लगाया जाए तो बहुत अच्छा है। इसको हम लोग अच्छे तरीके से इसका उपयोग, देखो घर की भी आपूर्ति हो जाएगी, यानी कि इससे हम लोग खाना भी बनाने में, बल्ब भी क्या कह सकते हैं, प्रकाश के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम लोग इससे जो अपशिष्ट बचेगा, जो पाचित्र में जो गाढ़ा बचेगा अंत में, उसका हम लोग खाद के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसकी हानियां हमें कोई नहीं दिख रही हैं, जो भी है सारे के सारे फायदे ही हैं, और ये ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। देखिए हमेशा गोबर बनते रहेगा, है ना, हमेशा, अरे पशुओं से हमें गोबर मिलेगा, पौधों का अवशिष्ट मिलेगा पौधों से, फिर उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे इसमें रखेंगे, ये कम ही समय अंतराल में बन जाएगा, तो ये नवीकरणीय स्रोत है ना जी। ठीक है, तो अब चलिए इसके लाभ कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। चलिए तो इसके लाभ को हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या लाभ है, एडवांटेज क्या है बायोगैस संयंत्र। तो हम लोग लिख सकते हैं पॉइंट देकर,
ये बहुत ही सस्ता है, आसानी से उपलब्ध हो जाएगा कि नहीं, हर जगह गोबर हर जगह उपलब्ध हो जाएगा, ऐसे ही लोग फ्री में आपको दे सकते हैं। बायो गैस, या घर पे गाय भैंस रखे हुए हैं तो वहां से हमें मिल जाएगा। बायोगैस संयंत्र जो है सस्ता होता है, इसमें ज्यादा लगाना भी नहीं पड़ेगा, ईंट का एक चेम्बर बनाना पड़ेगा यार, बस कुछ नहीं, इसमें पाइप वगैरह थोड़ा बहुत लगाना पड़ेगा, फिर बार बार कुछ इसमें थोड़ी लगाना है, एक बार लगा दिया, अब उसमें कोई खर्चा नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए ये बहुत ही सुविधाजनक है, आराम से इसमें गारा डालना है, इसमें मिट्टी डाल के ढक देंगे, ये सड़ गल के क्या बन जाएगा, यहाँ गैस बनेगा, गैस फॉर्म होगा, ये बाहर निकलेगा, फिर यहाँ से मिट्टी और खाद को हम लोग यहाँ से अलग कर लेंगे, लेके चले जाएंगे खेतों के लिए, है ना, यहाँ से बाहर निकालेंगे, जो गारा बचेगा खेत में खाद के रूप में इस्तेमाल हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कि बायोगैस चलाने में यह संयंत्र सुविधाजनक होता है, ठीक है। और क्या है जी, तो ये हर एक जगह बनाया जा सकता है, ठीक है, कहीं पे भी, गांव में भी, शहर में भी, जहां भी चाहो इसको बना सकते हैं, कम एरिया की जरूरत है। बायोगैस सर्वत्र आसानी से बनाया जा सकता है, हर एक जगह बनाया जा सकता है। और जब बायोगैस हर एक जगह बनाया जा सकता है तो इसका संयंत्र भी हम लोग हर एक जगह उपलब्ध करा सकते हैं, गांव शहर जहां भी चाहें। और लिख सकते हैं इसी में, और इस संयंत्र को बनाने के लिए आवश्यक साधन कहीं भी मिल जाएगा ना, आवश्यक साधन इसमें चाहिए क्या, ईंट चाहिए, पाइप वगैरह चाहिए, गोबर वगैरह चाहिए, बस यही चाहिए। आवश्यक साधन गांवों में भी उपलब्ध रहते हैं, बल्कि गांवों में ही बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, शहर में थोड़ी कठिनाई होगी, दिक्कत होगी, ठीक है, लेकिन गांव में आसानी से ये सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। तो देखे ना, इसके लाभ बहुत सारे हैं, बहुत सारे लाभ है, ये नवीकरणीय स्रोत है, हमेशा बनता रहेगा, कम समय में बनता रहेगा, ठीक है। इसकी कोई भी हानियां दिखने दे, कोई भी हानियां नहीं है, प्रदूषण मुक्त ही है, क्योंकि इससे प्रदूषण फैलेगा ही नहीं भाई, ये तो प्रदूषण को और प्रदूषण फैलने से और बचा रहा है ये। अगर यही बाहर कहीं सड़ता गोबर वगैरह तो वायुमंडल में मीथेन वगैरह जाते, और ऑक्सीजन ना मिले और वो तब सड़े, तो समझ रहे हैं ना बात को। तो देख लीजिए, इसके प्रॉफिट एडवांटेज है, कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अब नेक्स्ट संयंत्र के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।